Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start vitamin K. अगर हम विटामिन के की बात करें तो इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि अवेलेबल होती हैं. दैट इज मीनापोइनोन, दैट इज फाइलोपोइनोन एंड मीनाडायोन. और इसके स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो इससे आइडिया होता है कि इसमें जो है ये नेफ्थोपोइनोन रिंग एक मौजूद होता है और आइसोप्रिनॉइड जो है वो चेन एक मौजूद होती है. आइसोप्रिनॉइड चेन और जो है 2-methyl-1,4 नेफ्थोपोइनोन रिंग इसमें मौजूद होता है. ये जो ब्रैकेट्स में आपको नजर आ रहे हैं इसमें ये नंबर ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स जो हैं वो मेंशन किए जाते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ आइसोप्रिनॉइड्स जो हैं डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट जो है वो होते हैं. नॉर्मली इनकी जो क्वांटिटी है वो 6 से लेके 13 तक वेरी कर सकती है. जैसा कि यहाँ पे ये 6 मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये मीनापोइनोन 7 है, यानी कि 7 इसके साथ आइसोप्रिनाइड यूनिट्स हैं और 1 जो है ये नेफ्थोपोइनोन रिंग है. इसी तरह ये फाइलोपोइनोन है, इसके साथ भी ये रिंग्स मौजूद होते हैं. ज्यादातर इनमें 6 to 13 आइसोप्रिनाइड यूनिट्स जो है वो इसके साथ अटैच होते हैं. जो मीनाकोइनोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं. उसमें डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं और उससे स्मॉल क्वांटिटी जो है अब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती है. लेकिन ये इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि हमारे विटामिन के जो फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे होते हैं वो सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाएं. सो ये नॉर्मली डेफिशिएंट होता है, लेकिन फिर भी इसको एक पार्ट कंसिडर किया जाता है कि विटामिन के प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो हैं वो विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं. फाइलोकोइनोन जो है ये प्लांट से हमें अवेलेबल होता है, स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे हमें जो है वो मिलता है. और मीनाडायोन जो है ये वो फॉर्म है जो सिंथेटिकली अवेलेबल होती है, जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री जो है वो बनाती हैं, जो हमें सप्लीमेंट्स वगैरह में जो है वो ज़्यादातर ये फॉर्म मिलती है. सो मीनाकोइनोन को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. फाइलोकोइनोन जो है दैट इज अवेलेबल इन द प्लांट्स एंड मीनाडायोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिंथेटिकली इन द लैब. इसमें जो है स्लाइड में इसके सोर्सेज जो है वो मेंशन किए गए हैं. विटामिन के कितने सोर्सेज हैं. सो अगर हम इनको देखें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को देखें जैसे कि मिल्क, बटर, एग्स, चीज, मीट्स वगैरह, इनको अगर हम देखें तो इनमें जो क्वांटिटी है दैट इज लेस देन 10 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड. इसका ये मतलब हुआ कि दीज फूड्स आर नॉट गुड सोर्स फॉर विटामिन के. लेकिन अगर हम इधर वेजिटेबल्स को देखें, एस्पैरागस, सेलरी, ग्रीन बीन्स, एवोकाडो, कीवी, पंपकिन वगैरह, तो इनमें क्वांटिटी जो है 10 to 50 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम जो है वो मौजूद होती है. इसी तरह कैबेज, लेटस, ब्रसल्स, मस्टर्ड ग्रीन वगैरह, इनमें जो है मोर देन 100 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द फूड जो है वो फाइलोकोइनोन मौजूद होता है. इसी तरह ये जो ब्रोकोली, केल, टर्निप, स्पिनच, कोलार्ड, सैलड ग्रीन्स, they are rich source of vitamin K, क्योंकि इनमें मोर देन 200 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम ऑफ फूड जो है वो ये विटामिन जो है वो अवेलेबल होता है. तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अच्छे सोर्स हैं. और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स या ग्रेन्स जो हैं, सीरियल्स वगैरह, वो इसके नॉर्मली अच्छे सोर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं. सेम यहाँ पे भी आपको जो है डिफरेंट सोर्सेज नजर आ रहे हैं कि जैसे टर्निप ग्रीन, स्पिनच, केल वगैरह, वो उनकी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है. जैसा कि इनका हाफ कप जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है. और जो है इसकी RDA डिफाइन नहीं है अभी तक, इसकी एडिक्वेट इनटेक है. तो वुमेन में जो इसकी एडिक्वेट इनटेक है वो 90 माइक्रोग्राम है और जो अडल्ट मेन हैं उनमें 120 माइक्रोग्राम इसकी जो है वो एडिक्वेट इनटेक जो है इसको कंसिडर किया जाता है.
नॉर्मली जो है जो चिल्ड्रन होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज मोस्ट ससेप्टेबल फॉर विटामिन के डेफिशिएंसी। सो इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में ये रेगुलेशंस मौजूद हैं कि जैसे ही बेबी की बर्थ होती है उसके बाद उसको विटामिन के ड्रॉप्स जो हैं वो पिलाए जाते हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं। एक ये कि अगर मदर जो है वो डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली बेबी भी जो है वो डेफिशिएंट होगा। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि फीटस को जो है विटामिन के की कम मिलता है क्योंकि जो प्लेसेंटा है उसमें से विटामिन के प्रॉपरली जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंट जो है वो होता है। इसकी वजह से जो है वो ड्रॉप्स जो है वो बच्चे को दिए जाते हैं। एक और मेजर रीज़न ये है कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि ह्यूमन मिल्क या ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं और उनमें ह्यूमन मिल्क भी इन्वॉल्व है, वो नॉर्मली विटामिन के पुअर सोर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो उसमें भी जो है वो विटामिन के यानी कि और जो बच्चे की एक ही डाइट उस वक्त होती है मदर फीडिंग, और मदर फीडिंग में उसको विटामिन के पूरा मिल नहीं रहा होता, तो इसलिए जो है वो डेफिशिएंट होने के चांसेस होते हैं। एक और रीज़न भी है, अभी हमने मीनाकोइनोन की जो है वो डिस्कस किया कि वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अभी जो गट है माइक्रो न्यूली बॉर्न बेबी का वो नॉर्मली स्टेराइल होगा, उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसकी बॉडी में वो जो है प्रोड्यूस नहीं होगा, वो मीनाकोइनोन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एक तो जो है ऑलरेडी मदर फीडिंग की वजह से उसके मिल्क डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है। दूसरा जो है उसके रिजर्वायर्स उस बेबी के इतने ज़्यादा नहीं होते। तीसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंट हो सकता है। तो इन रीजंस की वजह से उसको जो है सप्लीमेंट्स कुछ डोज दे दी जाती है कि खुदा न खास्ता अगर कोई कट या कोई इंजरी आए तो उसका ये ना हो कि ब्लड जो है वो ब्लीड जो होता रहे और वो स्टॉप ही ना हो। तो इसलिए जो है ये विटामिन के सप्लीमेंट उसको जो है वो दे दिए जाते हैं। इसकी डाइजेशन अब्जॉर्प्शन बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हम विटामिन ए, डी और जो है उनको हम डिस्कस करते रहे हैं, सेम उसी तरीके से विटामिन ई की तरह से इसकी डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होगी हुई काइलोमाइक्रोन का हिस्सा बनेंगे और फिर जो है वो हमारे ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिवर में और फिर ब्लड स्ट्रीम में जो है वो जाएंगे। विटामिन के अगर हम फंक्शन की बात करें तो विटामिन के का एक मेजर फंक्शन है कि ये ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें अपना रोल प्ले करता है। फॉर ब्लड टू क्लॉट fibrinogen or soluble protein must be converted to fibrin and insoluble fiber like network। अब अगर हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें तो उसमें हमें विटामिन के का रोल जो है वो समझ आ जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में होता ये है कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजेन, जो कि सॉल्युबल प्रोटीन होती है, और वो फाइब्रिनोजेन जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, और फाइब्रिन जो है वो इनसॉल्युबल प्रोटीन है। वो इनसॉल्युबल होने की वजह से फिर वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है, इस तरह का एक वेब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है फाइब्रिन, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं उस वेब लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप कर जाते हैं और ब्लीडिंग जो है वो नहीं होती, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि ये फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये एक कोई सिंगल प्रोसेस नहीं है, बल्कि इट्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो कि कुछ इस स्लाइड में जो है वो मेंशन किए गए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस बैक में हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें विटामिन के का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। विटामिन के का रोल जो है कुछ फैक्टर्स में ही जो है वो होता है। 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स असल में प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं। सो उनको हम नॉर्मली फैक्टर्स जो है वो कह देते हैं, जैसे कि फैक्टर 2, फैक्टर 10A या फैक्टर 10, इस तरह से हम जो है उनको नेम दे देते हैं अलग से उनको नेम देने की बजाय। तो एक्चुअली दीज फैक्टर्स आर आल्सो प्रोटीन्स, और जो वो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। सो हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनमें से जस्ट 4 ऐसे फैक्टर हैं जो कि विटामिन के डिपेंडेंट है, यानी कि उन
4 फैक्टर्स को प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। बाकी जो हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स हैं उनको विटामिन के की ज़रूरत नहीं है। सो उसमें विटामिन के का क्या रोल है उसको जो है हम देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक में रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उसके बाद उन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस के बाद एक फैक्टर 10 जो है वो प्रोड्यूस होता है, इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर 10, यानी कि फैक्टर 10 जो है वो प्रोड्यूस होगा एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस के बाद। विटामिन के और कैल्शियम जो है वो इस फैक्टर 10 को फैक्टर 10A यानी कि फैक्टर 10 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि ये फैक्टर जो है वो इनएक्टिवेटेड था फैक्टर 10, तो विटामिन के और कैल्शियम दोनों जो हैं इसको एक्टिवेटेड फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ये 10A जो आपको नजर आ रहा है इट्स फैक्टर 10 एक्टिवेटेड फॉर्म, यानी कि ये यूजेबल फॉर्म है, ये एक्टिवेट हो चुका है। ये फैक्टर 10 एक्टिवेटेड जो है वो प्रोथ्रोम्बिन, ये फैक्टर 2 जो है उसको फैक्टर 2 एक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि फैक्टर 10 जब एक्टिवेट हो जाता है तो फैक्टर 10 जो है फैक्टर 2 को, जिसको हम प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, उसको इनएक्टिव फैक्टर 2 को एक्टिव फैक्टर 2 में कन्वर्ट करवा देता है। सो इस तरह से अब ये फैक्टर 2 एक्टिवेट हो गया। ये थ्रोम्बिन जो है यानी कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया, फैक्टर 2 एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया। ये फैक्टर 2 एक्टिवेट जब हो जाएगा तो ये फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवा देगा। ठीक हो गया। सो ये फैक्टर 10 फैक्टर 2 ये दोनों जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट हैं। सो होगा ये कि फाइब्रिनोजिन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये फाइब्रिन सॉल्यूबल से फाइब्रिन इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें फैक्टर 13 जो है वो इन्वॉल्व होगा। सो इस तरह से ये सीरीज ऑफ रिएक्शन जब होंगे तो फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगी और इनसॉल्युबल जो फाइब्रिन है वही ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करवा देगी, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सो इससे जो है आपको आइडिया हो रहा होगा कि विटामिन के का कहाँ पे रोल। विटामिन के का एक्चुअल में रोल क्या है वो भी हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम डिस्कस करते हैं। वो इस स्लाइड में हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि विटामिन के जो है जो एक्टिवेट करता है वो किस तरह से एक्टिवेट करता है। एक्चुअली ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये फैक्टर्स हैं, ये जो हैं प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जो है वो बनती हैं। हमने विटामिन ए में और विटामिन डी में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, जहाँ पे जो है हमने न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को डिस्कस किया। ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलेशन के बाद जो है फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन जाती है, यानी कि एक अमीनो ट्रांसलेशन के रिजल्ट में एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस होती है जो कि उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं और लिंक्ड होने के बाद जो है वो जो है एक पूरी चेन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन ये चेन नॉर्मली जो है वो यूजलेस होती है क्योंकि अभी उसमें बहुत सारी चेंजेस जो है वो आनी होती है। सो इसी तरह ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 2 है, फैक्टर 10 है या फैक्टर 13 है, ये डिफरेंट फैक्टर्स जो विटामिन के डिपेंडेंट हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं। मैंने पहले जिस तरह बताया ट्रांसलेशन के बाद ये हमारी बॉडी में ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लेकिन अभी फंक्शनल फॉर्म में नहीं होती। तो फंक्शनल फॉर्म में लाने के लिए इनमें एक प्रोसेस होता है, हर प्रोटीन में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, यानी कि ट्रांसलेशन के बाद उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होती हैं, इनको हम पीटीएम्स कहते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। उस मॉडिफिकेशन में वो प्रोटीन जो है नॉन फंक्शनल से फंक्शनल फॉर्म में आती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी इसी तरह ट्रांसलेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए इनमें पीटीएम्स होती हैं, इनमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं। और वो पीटीएम है क्या? वो पीटीएम ये है कि जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है इसमें ग्लूटामिक एसिड जो है वो मौजूद होता है
जो कि नॉर्मली जो है एक टर्मिनल से जो है 12 नंबर पे या 11 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो मौजूद होता है, और ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन जो है वो होनी होती है। असल में ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं ये मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें ग्लाइकोसाइलेशन है, यूबिक्यूटिनेशन है, लिपिडेशन है, जिसमें कार्बोक्सिलेशन है, एंड सो ऑन। मोर देन 200 चेंजेस जो हैं वो होती हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, उनमें उनके एक टर्मिनल पे जो है ग्लूटामिक एसिड होता है, एक अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। इस ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन जो है वो होनी होती है। ये ग्लूटामिक एसिड जो है गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअल में और इसके लिए एंजाइम चाहिए गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, यानी कि ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो ग्लूटामिक एसिड को गैमा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सो ये जो है प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव फॉर्म है। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्री प्रोथ्रोम्बिन है, और ये प्रोथ्रोम्बिन ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। यानी कि जितने भी ये फैक्टर्स हैं जो कि एक्टिवेट नहीं हुए, और एक्टिवेशन के लिए उनको इस जो है ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन होना जरूरी है। इस कार्बोक्सिलेशन को कौन सा एंजाइम करवाता है? गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम इस कार्बोक्सिलेशन को करवाता है। और ये जो एंजाइम है इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन के की जरूरत है। अगर विटामिन के मौजूद नहीं होगा तो ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, और जब कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी तो ये तमाम इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये जो एक ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं करेगी, इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लड क्लॉट करने में विटामिन के का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन वो रोल है क्या एक्चुअल में? वो रोल ये है कि गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो विटामिन के डिपेंडेंट है, यानी कि विटामिन के उनके लिए एज अ कोफैक्टर के तौर पे काम करता है, और अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सो उसके लिए जो है ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज के लिए विटामिन के चाहिए, और फिर जो है ये ग्लूटामिक एसिड की कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, और इनएक्टिवेटेड फैक्टर जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर जो है ये प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनेगा, और फिर जो है फाइब्रिन इनसॉल्युबल फॉर्म में आके वेब लाइक स्ट्रक्चर बना के एक जो है वो उस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। तो ये जो है ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है नॉर्मल अगर विटामिन के हमारी बॉडी में मौजूद हो तो ये प्रोसेस जो है 11 to 14 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये तमाम सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो हैं ये 11 to 14 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं, और 14 सेकेंड में फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिन जो है इनसॉल्युबल, वो बनना शुरू हो जाती है और ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर विटामिन के की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ना हो या बहुत कम हो तो फिर क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है ये स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम तो मौजूद होगा लेकिन उसका कोफैक्टर मौजूद नहीं होगा, और जब कोफैक्टर मौजूद नहीं होगा तो वो स्लो वर्क करेगा। जब स्लो वर्क करेगा ये गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज जब स्लो वर्क करेगा तो ये इनएक्टिवेटेड फैक्टर्स को एक्टिवेटेड फैक्टर्स में स्लो जो है वो कन्वर्ट करवाएगा, जिससे ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। सो इस लिहाज से ये जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और अगर जो है ये 25 सेकेंड से टाइम बढ़ जाए, यानी कि फाइब्रिन बनने का जो प्रोसेस है 25 सेकेंड से इंक्रीज कर जाए, तो हम कहते हैं कि दिस पर्सन इज विटामिन के डेफिशिएंट, उसको विटामिन के की जो है वो जरूरत होती है। तो ये विटामिन के का एक्चुअल में फंक्शन है जो यहाँ पे होता है। ये भी इंट्रिंसिक पाथवे में वही जो है वो शो किया गया है, जैसे कि ये जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं फैक्टर 9
फैक्टर जो है वो 7, फैक्टर 10 और फैक्टर 2, ये 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 जो आपको रेड में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, these 4 फैक्टर्स आर विटामिन के डिपेंडेंट। और विटामिन के जब तक नहीं होगा तो ये 4 फैक्टर्स जो है वो काम प्रॉपर नहीं करेंगे, और जब ये काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस लिहाज से ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। जब हम एंटीकोएगुलेशन की बात करते हैं, विटामिन के का ये एक साइकिल यहाँ पे शो किया हुआ है कि विटामिन के अपने आप को रीजनरेट करता रहता है, और विटामिन के को रीजनरेट करने के लिए ये एक साइकिल जो है वो मौजूद है। आपको इस साइकिल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें जस्ट एक पॉइंट आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और वो ये कि ये एक एंजाइम है इपॉक्साइड रिडक्टेज। जब भी हम कोई ब्लड को क्लॉट नहीं करवाना चाह रहे तो हम क्या करेंगे, हम इस विटामिन के साइकिल को ब्रेक करवा देंगे। समटाइम हमें ज़रूरत होती है कि हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, ट्यूब में हमें ब्लड चाहिए और वो कोएगुलेट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम विटामिन के साइकिल को ब्रेक करवा देंगे। और उस साइकिल को ब्रेक करवाने के लिए ये एक एंजाइम होता है दरमियान में जो इसके साइकिल में मौजूद है, इपॉक्साइड रिडक्टेज। हम जो भी कोई एंटीकोएगुलेंट ऐड करते हैं, जैसे कि वरफारिन है या कोई और डिफरेंट एंटीकोएगुलेंट्स होती हैं, वो एंटीकोएगुलेंट्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो विटामिन के का साइकिल कंप्लीट नहीं होगा और विटामिन के अपनी एक्टिव फॉर्म में जो है वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से वो जो है ब्लड प्रॉपरली जो है वो क्लॉट नहीं करेगा। सो इस एंजाइम को हम कंट्रोल करके विटामिन के का जो रोल है उसको हम रोक रहे होते हैं एंटीकोएगुलेंट को यूज करते हुए, क्योंकि एंटीकोएगुलेंट इस इपॉक्साइड रिडक्टेज के रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसी तरह जो है विटामिन के का कुछ और रोल भी है, जैसे कि ये कहा जाता है विटामिन के का जो है वो बोन्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। 2 विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन्स, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स जो विटामिन के डिपेंडेंट हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह ये 2 प्रोटीन्स हैं, ऑस्टियोकैल्सिन और मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन। और ऑस्टियोकैल्सिन और मैट्रिक्स जीएलए प्रोटीन जो हैं ये नॉर्मली बोन और कार्टिलेज में मौजूद होती हैं ये प्रोटीन, और इन दोनों प्रोटीन्स का रोल होता है बोन्स की डेवलपमेंट में। और ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर विटामिन के मौजूद नहीं होगा तो ये दोनों प्रोटीन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी, और जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी तो बोन्स की डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। तो इस लिहाज से जो है ये दोनों प्रोटीन अपने फंक्शन के लिए विटामिन के डिपेंडेंट हैं, यानी कि इन दोनों प्रोटीन के लिए भी विटामिन के जो है शायद को फैक्टर के तौर पे रोल प्ले करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द सिंथेसिस ऑफ बोथ प्रोटीन्स इज स्टिमुलेटेड बाय कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल जो है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म है, जो हमने प्रीवियस विटामिन डी में डिस्कस किया। इन दोनों प्रोटीन की सिंथेसिस जो है कैल्सिट्रायोल की वजह से होती है, लेकिन कैल्सिट्रायोल ने इन प्रोटीन को प्रोड्यूस तो करवा दिया, लेकिन इनको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन के की जो है वो जरूरत है। तो इस लिहाज से विटामिन के जो है इम्पोर्टेंट है बोन्स की डेवलपमेंट के लिए। ऑस्टियोकैल्सिन इज सीक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट ड्यूरिंग बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन विद विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन। The 3 GLA residues on osteocalcin facilitate binding of calcium ions. So ये इनमें भी वही कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी कार्बोक्सिलेशन जो है वो होगी, और फिर जो है ये प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में आएंगी, और ये जो GLA प्रोटीन जो होंगी ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की बाइंडिंग में हेल्प करेंगी बोन्स के अंदर। तो इस तरह से जो है वो ये अपना रोल प्ले करेंगे। तो दैट्स इट अबाउट विटामिन के। इससे रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।